हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोगों का इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम कॉमर्स और साइंस वालों का 10 फरवरी को होने वाला है, यानी कि कल होने वाला है, और आर्ट्स वालों का जो एग्जाम आप लोगों का इकोनॉमिक्स का 17 फरवरी को होने वाला है, उस एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं। क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछा ही जाता है, पूछा ही जाता है। और मैं आप लोगों को 2023 से लेकर के 2019 तक का, 2023 का, 2022 का, 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था लॉकडाउन के कारण, तो उसका छोड़ के 2020 और 2019 4 सालों का हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्योंकि यहां से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोगों का कल यानी 10 फरवरी को जो एग्जाम है और 17 फरवरी को जिन लोगों का एग्जाम है, उन लोगों को भी जो है वो यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हमको पता है इकोनॉमिक्स में आप लोगों को बहुत ज्यादा डर है, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डरे हुए, लेकिन मेरा विश्वास करो, अगर आप लोग इन सारे एमसीक्यूज को करते हो तो यहां से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इन सबको जरूर करना। आप लोगों ने अभी तक चाहे कुछ पढ़ा है या कुछ नहीं पढ़ा है, इन सभी चीजों को पीवाई क्विज को करोगे। अगर आपने चैप्टर बाय चैप्टर सब चीज भी कंप्लीट कर लिया है, जो भी हम आप लोगों को टेलीग्राम में चैनल पे दिए हैं, तो भी आप लोगों को इन सबको करना है। चलो समय नहीं गवाते और एक एक करके करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चा ये करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मेरा ये लास्ट वीडियो होगा जो हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स पूरा इस साल का पढ़ाएंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स का कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि हम आप लोगों को सभी चीज पढ़ा दिए हैं। कल आप लोगों का इकोनॉमिक्स का फाइनल एग्जाम है और यहां से क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा मतलब पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो जरूर इन सबको करोगे। चलो एक एक एमसीक्यू को करते हैं। तो ये देखो, कॉमर्स और साइंस वालों का जो एग्जाम 2023 का हुआ था उसको करवाते हैं। कॉमर्स का भी करवाएंगे, आर्ट्स का भी करवाएंगे, क्योंकि दोनों ही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आर्ट्स वाला कुछ कुछ क्वेश्चन कॉमर्स को भी पूछेगा, कॉमर्स और साइंस वालों का कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आर्ट्स वालों को भी पूछता है। ठीक है, इसलिए सब करवाएंगे हम। बस आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय लगता है, बस एक बार आराम से बैठ करके आप लोग उसको देखोगे। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, करते हैं इसको। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन में यहां पे बोला जा रहा है आपका, विच प्रॉब्लम इज एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। यानी जब कभी भी हम लोग किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उस समय जो टेक्नोलॉजी को चूज करना होता है वो किस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आता है। तो 1 का हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। यानी बेसिकली हम सबको पता है कि 3 तरीके का प्रॉब्लम होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। तो ये हाउ टू प्रोड्यूस जो होता है, ये होता है हम लोगों का चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो हिंदी में वही क्वेश्चन पे बोल रहा है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकों से है। तो अर्थव्यवस्था का 3 समस्या होता है, कैसे उत्पादन करे, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे। तो इसमें से जो दूसरा समस्या है कैसे उत्पादन करे, वो समस्या जो है हम लोगों का रिलेटेड होता है अर्थव्यवस्था की चयन की तकनीक से। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी इज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी किसी भी गुड्स का वो कैपेसिटी जो ह्यूमन वांट्स को पूरा करता है वो यूटिलिटी कहलाता है। हिंदी में देखो क्या बोल रहा है सर जी, हिंदी में बोल रहा है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली क्षमता उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है, हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी के प्रोपाउंडर थे, यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी को डिस्क्राइब किए थे हिक्स और एलन ने। और इसके जगह अगर आपको कभी कार्डिनल यूटिलिटी बोलता तो कार्डिनल यूटिलिटी का राइट आंसर होता आपका मार्शल। याद रखना, ऑर्डिनल का हिक्स और एलन, और अगर कार्डिनल बोलता तो कार्डिनल के लिखते मार्शल। ठीक है, देखो हिंदी में क्या बोल रहा है, उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्रमवाचक विश्लेषण दिया था हिक्स और एलन ने। कर्मवाचक हिक्स और एलन। अगर यही चीज आपका गणनवाचक बोलता तो उसका राइट आंसर होता हम लोगों का मार्शल, जो हमको लगता है इस साल आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले समझो इस ग्राफ को अच्छा से देखो। एक ग्राफ को बताया गया है आपको और इस ग्राफ में क्या है अच्छा से समझना है। इस ग्राफ में ये 0 मूल बिंदु है, यानी कि बेसिस है। इसके बाद ये एक्स एक्सिस है जिसमें डिमांड यानी कि किसी भी वस्तु का मांग को दर्शाया गया है, और ऊपर जो वाई अक्ष है इसमें वस्तु का प्राइस यानी उसका किस चीज को दर्शाया गया है, कीमत को। अब गौर करना, ये ग्राफ क्या बता रहा है। ग्राफ ये बता रहा है कि देखो जो प्राइस है वो स्थिर है। सपोज कर लो प्राइस 10 रुपया था तो प्राइस 10 रुपया है, लेकिन उसका क्या बढ़ते जा रहा है, उसका मांग बढ़ते जा रहा है। देखो भाई क्या बढ़ते जा रहा है, उसका मांग बढ़ते जा रहा है। तो इसको कहते
हैं पूर्णतः लोचदार मांग, यानी प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये फुल्ली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। क्या कहलाता है? फुल्ली यानी कि परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है सर जी। तो ये ड्राइंग एक्चुअली हम लोगों को क्या बताता है? तो ये ड्राइंग बताता है पूर्णतः लोचदार मांग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, यानी किस तरीके, अगर किसी भी कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ रहा है तो वो किस तरीके के गुड्स के जो डिमांड को कम कर देगा? तो इंफीरियर गुड्स, यानी कि अगर उसका इनकम बढ़ रहा है, वो पैसा वाला हो रहा है, तो वो चाहेगा कि वो अच्छे सामानों को खरीदे, घटिया सामानों को वो नहीं खरीदेगा, यानी इंफीरियर गुड्स यानी गिफ्टिंग गुड्स को वो नहीं खरीदेगा। देखो हिंदी में क्या बोल रहा है, उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग या आप लोग अगर ज्यादा पैसा कमाएंगे तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग ज्यादा सामान को खरीदें, और ऐसा सामान जो घटिया सामान है, जो गिफ्टिंग वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम लोग नहीं खरीदेंगे, यानी घटिया वस्तुओं का सामान हम लोग नहीं खरीदेंगे। आय बढ़ेगा तो हम लोगों का घटिया वस्तुओं का मांग घटेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे देखो क्या बोल रहा है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है रिटर्न टू स्केल से। ठीक है, आगे हिंदी में बोल रहा है आपका दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है आपका पैमाने के प्रतिफल से। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोल रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय, हिंदी में देख लो क्या बोल रहा है, उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है, यानी उत्पादन फलन निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो ये एक ही बार में याद रहेगा। देखो यहां पे बोल रहा है फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है फलन, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फलन। तो फंक्शन से याद रखना है एफ, फलन से याद रखना है एफ। अब ऑप्शन में ढूंढो एफ कहां है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे देखो एफ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे यहां पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल इज ₹60। व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल। देखो हिंदी में पहले समझ लो क्या बोल रहा है। हिंदी में आप लोगों को देखो, हिंदी में एकदम साफ साफ बोल रहा है हम लोगों को कि किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत ₹60, यानी जब किसी वस्तु का उत्पादन किए तो स्थिर लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका आपका ₹60 है। उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगी? अगर उसको 10 क्वांटिटी बना रहे हैं तो उसका औसत लागत का मतलब सिंबल समझ लो भाई, औसत लागत का मतलब होता है आपका एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट है 60 और क्वांटिटी मेरा कितना है? क्वांटिटी है मेरा 10, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 देखो कितना नंबर पे है? ऑप्शन नंबर 3 पे है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ और एक चीज हम आप लोगों को साफ साफ बता दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज है हम लोगों का, आपको इसका पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, हर चीज राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे हम दे दिए हैं। अगर आप अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे लिंक दे रहे हैं, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इसका मतलब है आपने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन टेंशन नहीं लो, जो भी चीज है सब चीज मिल जाएगा। नीचे लिंक है, जाओ, नहीं मिल रहा है लिंक तो टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करो राहुल कॉमर्स एकेडमी, वहां ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन होते आपको हर चीज फ्री में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 3-3 नंबर का क्वेश्चन, 5-5 नंबर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, हर चीज आपको फ्री में हम वहां पे दे दिए हैं, तो आप उन सबका फायदा जरूर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है व्हाट डज द डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोक्वेंट कर्व्स रिप्रेजेंट, यानी दो जो आइसोक्वेंट कर्व होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस इन प्रोडक्शन लेवल को। हिंदी में क्या बोल रहा है? दो समुत्पाद वक्रों की बीच की दूरी क्या व्यक्त करता है? तो ये उत्पादन स्तर में परिवर्तन को डिनोट करता है कि पहले कितना उत्पादन हो रहा था और आज उत्पादन कितना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है? देखो बेसिकली ये फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फैक्टर या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो क्या बोल रहा है, विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विथ इन चेंज इन आउटपुट, यानी कौन सा कॉस्ट है जो नहीं बदलता है अगर उसका क्या बदल दिया जाए, अगर उसके आउटपुट को भी बदल दिया जाए तो भी उसके कॉस्ट जो है वो नहीं बदलता है। तो वो क्या होता है? वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो नहीं बदलता है। देखो क्या बोल रहा है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर, उत्पादन की मात्रा में, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो हम लोगों का कुल स्थिर लागत होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द शेप ऑफ एवरेज कोस्ट कर्व इज, ये जो एवरेज कोस्ट कर्व होता है यानी कि औसत लागत जो होता है उसका आकार किस आकार का होता है, तो वो हम लोगों का यू आकार का होता है। किस आकार का? यू आकार का। ठीक है, देखो हिंदी में वही बोल रहा है, औसत लागत वक्र का आकार किस आकार का होता है वो, तो वो यू आकार का होता है। आगे बोल रहे हैं इन विच मार्केट ए आर इज इक्वल टू एम आर, किस मार्केट में एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू का, तो जिस मार्केट में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है वो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट मेरा होता है। देखो हिंदी में पहले समझा दे रही इसको, फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका भी दिखाएंगे। हिंदी में देखो क्या बोल रहा है, किस बाजार में एआर और एमआर बराबर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में। देखो इस तरीके से जो है इसका आपका बाजार का ग्राफ बनता है, इस तरीके का देखना। यहां पे सपोज ये 0 है, ये x है, ये y है। ठीक है, इस तरीके का कर्व बनता है, इस तरीके से कर्व बनेगा। यहां AR जो होगा वो बराबर होता है किसका? MR का बराबर होता है। ठीक है, ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार में मेरे लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो 14 पे क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिफरेंटाइड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, किस टाइप के मार्केट में जो है वो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो वो हम लोगों का 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो है वो अलग अलग गुड्स का उत्पादन होता है। इन विच फॉलोइंग मार्केट, हाँ ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे बोल रहा है निम्न में किस बाजार में विविधीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। एक मिनट भाई, विविधीकृत वस्तुओं का, हाँ ठीक है, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे बोल रहा है द बेसिक कंडीशन ऑफ फार्म्स इक्विलिब्रियम, फार्म का इक्विलिब्रियम का यानी कि फार्म की संतुलन का मूल शर्त है, यानी कि कोई भी फार्म जो है वो इक्विलिब्रियम में सबसे पहले तभी आता है जब उस फार्म का मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट का, यानी सबसे पहला तो उसका जो एमसी है वो बराबर होना चाहिए एमआर से। ठीक है, ये उसका मूल शर्त है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड, यानी किसने कहा था कि पूर्ति अपने लिए मांग का स्वयं सृजन कर लेता है, ये किसने कहा था, तो ये जेबी से ने कहा था। किसने कहा था? जेबी से ने। 16 हो गया। 17 नंबर पे आते हैं। 17 पे बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, जब एक गुड्स को सप्लाई किया जाएगा और उसका पेमेंट जो है वो लमसम किया जाएगा तो क्या होगा? सप्लाई डिमिनिशेस, सप्लाई जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है, तो अगर एक ही बार में टैक्स लगाएगा तो जो प्रोड्यूसर होगा वो ज्यादा माल को सप्लाई करना नहीं चाहेगा, यानी पूर्ति कम हो जाएगा क्योंकि उसमें टैक्स ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, मार्केट प्राइस डिफाइंड होता है शॉर्ट रन मार्केट से, बाजार मूल्य को प्रभावित किया जाता है अल्पकालीन बाजार से, अल्पकालीन बाजार से मूल्य प्रभावित होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस टेंड इज, अगर बोल रहा है कभी भी अगर किसी भी गुड्स का डिमांड अगर बढ़ जाएगा, क्या होगा भाई? किसी भी गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल बात है, अगर डिमांड बढ़ रहा है, मांग बढ़ रहा है, तो प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। डिमांड बढ़ रहा है तो उसका वो प्राइस को भी बढ़ा देगा। ठीक है, वही क्वेश्चन पे बोल रहा है अधिक मांग की स्थिति में कीमत में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, यानी कि मांग बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा माल कमाना चाहेगा, ज्यादा पैसा कमाना चाहेगा, तो उसका दाम को भी जो है वो बढ़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे बोल रहा है, देखो 20 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर, बोला गया है प्राइस वहां तय होता है जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है, यानी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, देखो हिंदी में सेम यही क्वेश्चन बोल रहा है कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां किसी वस्तु की मांग और पूर्ति एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। इस तरीके से उसका ग्राफ बनता है ना, जिस जगह पे मांग और पूर्ति बराबर होगा, जिस जगह पे मांग और पूर्ति क्या होगा? बराबर होगा, यहां। ठीक है, ये डिमांड हो गया, ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, सप्लाई हो गया, यहां पे जो है वो कीमत तय होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 से लेके 20 तक जो भी क्वेश्चन था ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का था। अब जो भी क्वेश्चन होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का होगा। और देखो बच्चा, बोर होकर के मत भागना, एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब।
देखो क्या बोल रहा है भाई, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम सबको पता है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी पुस्तक के लेखक कौन थे, जे एम्किंस। वही बोल रहा है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट इन मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, जे एम्किंस। आप हमको ये कमेंट करके बताओगे कि ये जो बुक लिखे थे जे एम्किंस ने, वो बुक कब लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बुक को कब लिखा गया था, उसका डेट। तो नीचे आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन देखो 22 पे बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी। तो जीएनपी और एनएनपी में क्या फर्क होता है, तो जीएनपी और एनएनपी में फर्क होता है आपका एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। याद रखना इसको, ठीक है। जीएनपी और एनएनपी में क्या फर्क होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल इज। स्टॉक वेरिएबल का कौन एग्जांपल है, तो इसका राइट होगा हम लोगों का कैपिटल। पूंजी स्टॉक चर का एक उदाहरण है। क्या है स्टॉक चर का एक उदाहरण, पूंजी है। बाकी कोई भी स्टॉक चर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं और उसी में एक इनकम को 2 या 2 से अधिक बार जोड़ दिए तो वो हम लोगों का डबल काउंटिंग कहलाता है, यानी डबल जोड़ दिए उसको। हिंदी में सेम यही बोल रहा है, राष्ट्रीय आय का आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है, दोहरा गणना कहलाता है। देखो इस साल का जो मॉडल पेपर आया है वो मॉडल पेपर आपको करना जरूरी है। पिछले साल का जो मॉडल पेपर आया है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झारखंड बोर्ड जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछता है, रिपीट करता है क्वेश्चन को, इसलिए इन सबको अच्छे से जरूर करोगे जितना भी करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे बोल रहा है व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। यानी किस तरीके के गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए व्हीट जो है, गेहूं जो है वो मध्यवर्ती वस्तु का काम करता है। तो इनमें से सभी, ब्रेड बनाना है, बिस्कुट बनाना है, चपाती बनाना है, सबके लिए उसका यूज होगा मध्यवर्ती वस्तु की तरह। निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, तो सबके लिए ब्रेड बनाना है, बिस्कुट बनाना है, चपाती बनाना है, सबके लिए। 26 पे बोल रहा है द फंक्शन ऑफ मनी इज। तो एक मनी जो होता है इनमें से सब फंक्शन करता है, और ये मनी का जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। मुद्रा का क्या कार्य है, तो मुद्रा का कार्य सब होता है। एक मुद्रा मूल्य का मापक होता है, मूल्य का संचयक होता है और मूल्य का माध्यम होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 हु सेड मनी इज व्हाट मनी डज। किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये कहा था हम लोगों का, किसने कहा था, तो ये कहा था हम लोगों का हार्टले ने, ठीक है। 27 का राइट आंसर होगा सी, हार्टले ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। 28 नंबर पे द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो हम सबको पता है भारत का केंद्रीय बैंक है हम लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई को भारत का जो है वो केंद्रीय बैंक कहा जाता है, हम सबको पता है। अब हमको आप कमेंट करके बताओगे कि भारत में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई को कब बनाया गया था, कमेंट करके हमको बताओगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 पे बोल रहा है मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो एक सेंट्रल बैंक जो है वो कौन सा मेन फंक्शन करता है, तो ये सभी काम जो है वो सेंट्रल बैंक करता है। जैसे सबसे पहला द बैंकर एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बैंकर का काम करता है। बैंक ऑफ बैंक्स, हमारे देश में जितने भी बैंक है उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। इशूइंग करेंसी नोट, मुद्रा छापने का, कागज नोट छापने का काम करता है। तो एक जो सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई ये सब काम को करता है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में देखो क्या बोल रहा है, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है इनमें से सभी। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर का काम करता है या एजेंट का काम करता है, बैंकों का बैंक है, नोट जारी करता है, ये सब काम करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या बोल रहा है एन ऑटोनोमस एजम्पशन इन द कंजम्पशंस फंक्शंस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई इज। यहां से अपने आप जो है वो स्वतः किसका निर्माण हो गया, उपभोग फलन C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई में स्वतः उपभोग हो गया, मतलब किसको जो है वो अपने आप डिस्क्राइब हो गया, अपने आप हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ये जो यहाँ पे ए है वो स्वतः विकास होता है उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया है रिसेशन इन ए स्टेट
व्हेन इट इकोनॉमी, देखो रेसेशन का मतलब होता है मंदी, मंदी काल किसको बोला जाता है, तो सिंपल सा बात है, मंदी काल जो है वो एक ऐसा स्थिति होता है जहां एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल फेल्स, यानी ऐसा देश या ऐसा स्थिति जहां पे जो है वो लोगों का बेरोजगारी भी बढ़ रहा है और बेरोजगारी के साथ साथ जो है वो प्रोडक्शन लेवल भी जो है वो नीचे गिरते जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ भी नीचे गिर रहा है और प्रोडक्शन का ग्राफ भी नीचे गिर रहा है, तो उसको जो है वो मार्केट रिसेशन यानी कि मंदी बोला जाता है। मंदी वह अवस्था होती है जहां रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरता जाता है, लोग और ज्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं और उत्पादन भी लोगों का गिर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 पे देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस इज ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अच्छा, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला किसको किसको याद है भाई, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हम सबको पता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS, ठीक है, तो 1/MPS कितना है 0.5 है। अच्छा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 लगेगा, 2 है तो एक 0 लगेगा, यानी ये 10/2 हुआ, डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 5 देखो ऑप्शन नंबर 2 पे है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो भाई इंग्लिश हिंदी वाले लोग देख लो, वही क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एज, निवेश गुणांक का फॉर्मूला, इन दोनों में से दोनों ही फॉर्मूला से निवेश गुणांक को निकाला जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 33 का आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3। आगे बोल रहा है 34 नंबर पे विच इज डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन होता है, तो ये दोनों के द्वारा डिटरमाइन करते हैं, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट रेट दोनों के द्वारा तय होता है। बोल रहा है निवेशक का निर्धारक घटक कौन है, तो ए और बी दोनों, पूंजी के सीमांत क्षमता और ब्याज की दर, इन दोनों से ही जो है वो निवेश गुणांक का निर्धारक किया जाता है। आगे आते हैं, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यहां से कौन इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो देखो समझो, सबसे पहला बोल रहा है सेल्स टैक्स, सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सही बात है। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी पे बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 पे बोल रहा है इनकम टैक्स, भाई इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों ही जो है ये है। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो बिक्री कर और उत्पाद कर, ये दोनों ही जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, और आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर होता है। 36 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज कॉल्ड, यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, वो रेवेन्यू डिफिशिएट होता है। देखो क्या बोल रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू इनकम मतलब इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है इनकम कम है, तो वो होगा रेवेन्यू डिफिशिएट। इसी के जगह अगर ये उल्टा बोलता, ठीक है, उल्टा बोलता रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू डिफरेंस, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये हम लोगों का कहलाता फिक्सिट। ठीक है, चलो आगे आते हैं, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है, इसको जो है, एक मिनट, इसको जो है हम लोग कहाँ गया जी, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका राजस्व घाटा। 37 नंबर पे बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, फॉरेन एक्सचेंज रेट तय होता है आपका डिमांड और सप्लाई से, किसके द्वारा भाई, डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 37 पे बोल रहा है आपका विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति के द्वारा। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक निश्चित समय में आप कितने गुड्स को इंपोर्ट किए कितने गुड्स को एक्सपोर्ट किए, उसका जो डिफरेंस होता है वही बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है, तो व्यापार संतुलन का अर्थ होता है वस्तु का आयात एवं निर्यात के बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर 39 पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एन कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो यहां से कौन बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, 39 का आंसर होगा डी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, हिंदी में देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान के चालू खाते का एक घटक है, तो इसका है वस्तु या निर्यात। लास्ट क्वेश्चन है सेट 1 का, यानी कि 2023 का एग्जाम का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इकोनॉमिक रीजन ऑफ इनबैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो गया, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आपका बिजनेस साइकिल। ठीक है,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्नलिखित में से क्या कारण है, तो ये कारण है व्यापार चक्र। तो देखो ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का 2023 में इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम आपका साइंस और कॉमर्स वालों का हुआ था वो, लेकिन आर्ट्स वालों का भी तो अलग से एग्जाम हुआ था, उसको भी करना जरूरी है क्योंकि वहां से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि भाई दोनों सेम है, आर्ट्स बोल लो कॉमर्स और साइंस बोल लो, पढ़ना तो एक ही है, बस एग्जाम अलग अलग है। तो डेफिनेटली जो है यहां से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलो समय नहीं गवाते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखो आ गए यहां, अगर आप देख पा रहे तो यहां देखो हम लिख दिए हैं, लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स आर्ट्स कब का एग्जाम 2023। समय नहीं गवाते हैं, अब आर्ट्स का 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग नहीं किए थे। चलो भाई आगे आते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा अगर धुंधला दिख रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज को मैनेज कर लोगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे बोल रहा है विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन। देखो अभी हम लोग उस सेट में भी पढ़े थे ना, साइंस वालों और कॉमर्स वालों को भी यही पूछा था, तो ये किस चीज से रिलेटेड होता है, तो ये रिलेटेड होता है हाउ टू प्रोड्यूस। वही हम बोल रहे हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स वालों के बीच कुछ कुछ क्वेश्चन तो भाई एग्जाम में टेली करता है, एमसीक्यू। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पाद की तकनीक से है, तो किसकी समस्या है, कैसे उत्पादन करें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जब बोल रहा है टोटल यूटिल जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जीरो होता है। हम लोग ग्राफ से भी इसको पढ़े हैं। क्या बोल रहा है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। तो 3 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 का, हम लोगों का, हाँ ठीक है 3 का 3 हो गया। एक मिनट क्या पढ़ रहे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अच्छा 2 है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या बोल रहा है, जर्नली एन इंडिफरेंस कर्व, जर्नली एक जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो किस तरीके का होता है, तो हम सबको पता है वो क्या होता है, कॉन्केव्स टू द ओरिजिन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है, सामान्यतः एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है, अवतल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है जनरली द स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व इज, जनरली नॉर्मली एक जो डिमांड कर्व होता है उसका जो ढलान होता है वो नेगेटिव वाला होता है, क्या होता है, नेगेटिव। बोला गया सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेंट लाइन डिमांड कर्व इज। बोला गया है एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत की लोच क्या होती है, तो उसमें मांग की कीमत लोच जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। देखो हिंदी में क्या बोल रहा है, यहाँ पे हिंदी में बोला गया है एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होती है, मांग की कीमत लोच आपका 1 होती है, मांग की कीमत लोच 1 होती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज इन्वर्टेड ऑफ यू शेप। बोला गया है यहां से कौन जो है जिसका शेप यू आकार का होता है, कौन उल्टे यू आकार का होता है, उल्टा यू। तो उल्टा यू आकार का कौन होता है, हम लोगों का एवरेज प्रोडक्ट जो होता है वो उल्टे यू आकार का होता है। बोल रहा है क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है, तो उल्टा यू आकार का होता है हम लोगों का औसत उत्पाद, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द मेजरमेंट ऑफ रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन फंक्शंस। बोला गया है उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा में पैमाने के प्रतिफल क्या होता है, तो यहाँ अल्फा और बीटा को प्लस किया जाता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। देखने में भले ही क्वेश्चन बड़ा लग रहा था लेकिन था एकदम इजी। बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल व्हेन। बोला गया है कौन सा वो स्थिति होता है जहां की मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमसी बराबर होता है एवरेज कॉस्ट यानी कि एसी का, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एवरेज कॉस्ट बिकम मिनिमम। उस समय में एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। बोला गया है सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, एक मिनट, एक दूसरे के बराबर होता है जब औसत लागत क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज पैरेलल टू द आउटपुट ऑफ एक्सिस। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समानांतर होता है, यानी कि उत्पाद अक्ष जैसे जैसे भागता है, पैरेलल मतलब होता है समान, उसी के साथ साथ जाता है, तो वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। क्या होता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद अक्ष के समानांतर होता है, तो कुल स्थिर लागत जो होता है उसके साथ साथ भागता है, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व उसी के साथ साथ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है विच टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में किस तरीके के गुड्स का उत्पादन किया जाता है, तो वहां होमोजीनियस मतलब होता है एक समान सम उत्पाद का किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार के वस्तु का उत्पादन होता है, एक समान वस्तुओं का उत्पादन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस यानी कि समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। देखो ये हम लोगों का जो है ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को न्यूमेरिकल है, हम समय नहीं गवाते, हम इसको डायरेक्ट आप लोगों को न्यूमेरिकल बताते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर एक गुड्स था और उस गुड्स में जो है उस गुड्स का सप्लाई जो है वो कितना परसेंट बढ़ गया, 6% बढ़ गया, और उसका प्राइस कितना परसेंट बढ़ा, 5% बढ़ा, तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोला। अगर किसी वस्तु की मांग में 6% की वृद्धि हो गई जबकि उसकी पूर्ति में 5% की वृद्धि हुई, तो पूर्ति का लोच तो हम सबको पता है, ठीक है। तो पूर्ति का लोच होगा 6% डिवाइडेड बाय 5 होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1.2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और ये हम लोग आप लोगों को अच्छा से हम लोग करवाए हैं, ठीक है, हम अच्छा से करवाए थे, इसलिए हम इसको डायरेक्ट आप लोगों को बता दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोल रहा है, इन शॉर्ट रन ए परफेक्टली कंपटीशन फार्म सफर्स लॉस व्हेन। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फार्म को हानि होती है, तो हानि कब होगा, जब उसका एमआर जो है वो छोटा हो जाएगा उसके एमसी से, यानी एमआर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन एमसी, या ये बोल सकते हैं जो उसका एमसी है यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो बड़ा हो जाएगा उसका टोटल रेवेन्यू से। तो 12 का राइट आंसर होगा 2, ठीक है। 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो 13 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इन द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ ए गुड्स आर रिस्पेक्टिवली डी एंड एस। बोला गया व्हेन द मार्केट इक्विलिब्रियम कैन बी सो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बोला गया है क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि अगर एक मार्केट सिचुएशन है जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो उस समय डिमांड और सप्लाई को कैसे दिखा सकते हैं, तो देखो डिमांड और सप्लाई यानी कि डी इज इक्वल टू एस, ये वो जगह होता है जहां वस्तु का कीमत तय होता है, और बोल रहा है कि उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो इन तीनों ही तरीके से जो है उसको दिखा सकते हैं। डी इज इक्वल टू एस हो सकता है, डी माइनस एस इज इक्वल टू 0 हो सकता है, डी बाय एस इज इक्वल टू 1 हो सकता है, यानी ऑल ऑफ दिस। हमको जहां तक लग रहा है इसका आंसर 4 होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज आप इसको एक बार गूगल में क्रॉस चेक कर लेना, और इसका जो आंसर होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। देखो वही क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः डी और एस है, तो बाजार की संतुलन को निम्नलिखित में से किससे दर्शाया जाता है, इनमें से सभी। अगेन बोल रहे हैं, अगर आपको इस क्वेश्चन में हमको कोई डाउट है तो आप हमको इसका आंसर गूगल करके कमेंट करके जरूर बताना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस ऑफ सप्लाई द टेंडेंसी ऑफ प्राइस ऑफ ए गुड्स। अगर कभी भी किसी भी गुड्स का अगर सप्लाई ज्यादा कर दिया है तो उस गुड्स का प्राइस क्या होगा, टू फॉल यानी कि घटने लगेगा। सिंपल सा बात है, अगर मार्केट में आप उसका ज्यादा सप्लाई करके बैठे हो, इसका मतलब है धीरे धीरे लोग उसको कम खरीदेगा, तो आपको ना चाहते हुए भी दाम कम करना होगा उसका, ठीक है, फॉल हो जाएगा उसका प्राइस। देखो वही क्वेश्चन बोल रहा है, पूर्ति अधिक की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में कमी होने की प्रवृत्ति होती है। पूर्ति ज्यादा कर दिए हैं तो उसका दाम, उसका जो प्राइस है आपको कम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है इन द सिचुएशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फार्म द मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी कि एक ऐसा पोजीशन है जहां पे फार्म को आने और जाने का पूर्ण आजादी है, तो वहां पे जो प्राइस होगा वो क्या होगा, प्राइस हमेशा होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। अच्छा, किस बाजार में ऐसा होता है कि प्राइस जो है जहां जो फार्म होता है वो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से छोड़ के चला जाता है, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है एंट्री और एग्जिट का, तो ये बाजार होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मोनोपोली मार्केट में फ्री एंट्री और एग्जिट का रिस्ट्रिक्शन होता है। बोला गया है फार्म के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार कीमत सदैव औसत पूर्ति लागत के बराबर होता है, ठीक है। आगे आते हैं 16 नंबर। 16 पे देखो क्या बोल रहा है, 16 पे बोल रहा है ड्यू टू मैक्सिमम फिक्स्ड प्राइस द सिचुएशन ऑफ डॉट 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 अराइजेज इन द मार्केट। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एक्सेस सप्लाई। अगर कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर उसके सप्लाई को भी बढ़ा देगा, ठीक है। देखो वही क्वेश्चन पे बोल रहा है, देखो हिंदी में क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, कुछ निर्धारित कीमत से बाजार में जब कीमत उसका बढ़ रहा है तो उसका मांग भी क्या हो जाएगा, उसका मांग को भी बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुको जी, उसका पूर्ति को बढ़ाएगा ना, पूर्ति को बढ़ाएगा। देखो 17 नंबर पे बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फार्म इन मोनोपोली। हमको पता है, यानी कि एकाधिकार फार्म में फार्मों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, एक फार्म होता है वहां, ठीक है। आगे
क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 पे बोल रहा है ए मोनोपोलिस्टिक कैन कंट्रोल, एक मोनोपोलिस्टिक जो है वो किस चीज को कंट्रोल कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। क्योंकि देखो एक मोनोपोली मतलब एक व्यक्ति है, तो वो प्राइस को भी कंट्रोल कर सकता है और कितना गुड्स को वो सप्लाई करेगा वो भी कंट्रोल कर सकता है, तो वो दोनों चीजों को वो कंट्रोल कर सकता है। एक अधिकारी नियंत्रित कर सकता है केवल कीमत, कीमत को भी, केवल उत्पादन, दोनों को भी वो कंट्रोल कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3। 19 पे बोल रहा है द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ओनली 2 फार्म, एक ऐसा बाजार जहां पे सिर्फ 2 फार्म होता है, ऐसे बाजार को बोलते हैं हम लोग ड्यूपोली। क्या बोलते हैं? ड्यूपोली। ठीक है, जिस बाजार संरचना में केवल 2 फार्म होते हैं तो उसको द्विअधिकारी कहा जाता है। 20 नंबर पे बोल रहा है इन विच मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये कहां पे पॉसिबल होता है? तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परफेक्ट कंपटीशन। कार्टेल निर्माण किस बाजार की संरचना से संबंधित है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से ये संबंधित होता है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी, अभी अभी पढ़े थे, तो इनके राइटर कौन है? जे.एम. किन्स है। ठीक है, वही है जर्नल इंटरेस्ट इन थ्योरी के लेखक कौन थे? तो जे.एम. किन्स थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ अलग पूछा था, जीएनपी और एनएनपी में पूछा था, यहां पूछ रहा है जीडीपी और एनडीपी में क्या फर्क होता है, तो यानी क्या रिलेशन होता है। तो 22 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3, जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, याद रखना जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध होता है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है वीट इज एन, अभी पढ़े थे वीट किसका इंटरमीडिएट गुड्स है? सभी का। इसलिए हम बोल रहे थे कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपका जो है वो आर्ट्स कॉमर्स का सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन ईयर, एक निश्चित समय में जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस चीज को नहीं दिखाएंगे? तो जो यूज्ड चीज है, यानी ऐसा चीज जो सेकेंड हैंड है जिसको पहले से यूज कर चुके हैं उसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही उसको जो है वो कैलकुलेट किया जा सका था, किया जा चुका था। इसी वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्नलिखित में से किस मत को शामिल नहीं किया जाता है? तो वो प्रयुक्त कार की बिक्री को शामिल नहीं किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो जीडीपी कैलकुलेट करने का 3 मेथड्स होता है, हम सबको पता है। सबसे पहला मेथड्स होता है आपका वैल्यू एडिशन, दूसरा होता है इनकम मेथड, तो तीसरा होता है हम लोगों का एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों ही मेथड्स होता है। हिंदी में भी देखो सेम बोल रहा है वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना होती है? तो सभी विधियों से, एक होता है मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि और व्यय विधि, सबके द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे आ रहे हैं इन द डिमोनेटाइजेशन, बोला गया है 2006-2016 में जब नोटबंदी भारत में किया गया था तो किस किस नोट को जो है वो बंद कर दिया गया था? तो हम सबको पता है भाई 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था, वही चीज क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफीट टू बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि इनमें से क्या ऐसा कारण था जिसके वजह से बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली बंद कर दिया गया? तो वो रीजन था आपका लेक ऑफ डुअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डुअल कोइंसिडेंट, हमको जो चाहिए वो सामान आपको नहीं चाहिए। ठीक है, बोल रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? तो हम सबको पता है इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर कैन बी डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, इनमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें मनी जो है वो घटते जाता है? तो ये इन चारों का 4 रीजन है जिसके लिए मनी का जो सप्लाई है वो घटेगा। पहला डिक्रीज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट घटेगा तो सप्लाई घट जाएगा। इंक्रीज इन सीसीआर क्रेडिट कंट्रोल रेशियो, क्रेडिट रिजर्व रेशियो अगर आपका बढ़ रहा है तो वो घट जाएगा। परचेजिंग सिक्योरिटी बाय आरबीआई, अगर आरबीआई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा तो मनी का सप्लाई घट जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? तो ये सब कारण से हो सकता है। बैंक दर में कमी हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि हो जाएगा, और आरबीआई अगर प्रतिभूतियों का क्रय करता है तब जो है वो मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी। आगे बोल रहा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एटोनोमस कंजम्पशन इन द कंजम्पशन फंक्शंस ऑफ सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 प्लस वाई। तो हम अभी समझाए थे ना, यही सेम क्वेश्चन वहां पूछा था, वहां पे देखना यहाँ स्टार्टिंग में क्या था, ए था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वही क्वेश्चन को पूछा उपभोग फलन में ये इनमें से कौन सा चीज अपने आप आ गया है, तो ये चीज अपने आप आ गया है, इसी के जगह उस क्वेश्चन में ए था। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ एमपीसी। एमपीसी में इनमें से क्या सही है, तो ये सही है। एमपीसी क्या होता है, 0 से बड़ा होगा एमपीसी और एमपीसी से बड़ा होगा 1। 0 यानी एमपीसी जो है वो 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है, इतना याद रखना। एमपीसी क्या होता है, 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है। वही चीज बोला, एमपीसी का संबंध क्या होता है, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे देखो क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इफ एन इकोनॉमी इज 0.6 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीएस। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या पूछा था हम लोगों को पूछा था आपका मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस। यहां मल्टीप्लायर नहीं पूछा, यहां पूछ रहा है एमपीएस का फॉर्मूला। एमपीएस क्या होगा, तो एमपीएस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो 1 माइनस एमपीसी क्या है, 0.4 है, तो 1 से 0.4 घटेगा तो क्या आएगा 0.6। तो 0.6 हम लोगों का कितना है, ऑप्शन नंबर 2 पे है, तो राइट आंसर होगा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, वही चीज क्वेश्चन में बोला था, ठीक है भाई, ठीक है ना, हिंदी वाले लोग देख लो बेटा, वही चीज है ये। हाँ आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है देयर इज इंक्रीज इन एमपीसी इन एन इकोनॉमी देन द टोटल कहां चला गया, हाँ देखो क्या बोल रहा है आप, इफ देयर इज इंक्रीज इन एमपीएस इज एन इकोनॉमी देन द टोटल रेवेन्यू ऑलवेज इंक्रीजेज, मतलब वो भी बढ़ने लगेगा। अगर कभी भी एमपीसी अगर बढ़ रहा है तो कुल बचत भी बढ़ने लगेगा, एमपीएस बढ़ रहा है तो कुल बचत बढ़ने लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। कॉमर्स का स्टूडेंट को ये बात अच्छा से पता होगा। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड है ये। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन होता है, तो डायरेक्ट टैक्स आपका कॉर्पोरेट टैक्स है। इसके अलावा बाकी जो भी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो निगमित कर प्रत्यक्ष कर है, बाकी सब अप्रत्यक्ष कर है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 पे देखो क्या बोल रहा है, 36 पे बोला गया है आपका व्हाट इज रेवेन्यू डिफिशिएट। इनमें से क्या होगा जिससे रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राजस्व घाटा क्या है, तो राजस्व घाटा का मतलब होता है राजस्व व्यय मतलब राजस्व प्राप्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 इन विच टाइप ऑफ गुड्स देयर इज नो राइवलरी इन कंजम्पशन, यानी किस तरीके के गुड्स में जो है वो प्रतियोगिता देखने को नहीं मिलता है। तो प्राइवेट गुड्स, मेरा जो प्राइवेट गुड्स होता है उसमें किसी तरीके का कोई भी प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलता है। किस प्रकार की वस्तु के उपभोग में प्रतिद्वंदिता देखने को नहीं मिलती, किस प्रकार की बाजार में बोल रहा है ना, तो राइट आंसर होगा निजी वस्तु में। आगे बोल रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हेन वाज वर्ल्ड बैंक इज एस्टैब्लिश। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया गया था 1944 को, ठीक है। 39 नंबर में बोल रहा है व्हेन वाज फॉरेन एक्सचेंज, अच्छा हिंदी में देखो क्या बोल रहा था, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1994 को। व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ ए कंट्री इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस देन व्हाट इज टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड, तो उसको बोला जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। बोला गया है क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 39 पे, जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर निर्धारित बाजार की शक्तियों द्वारा होता है तब उस प्रकार को क्या बोला जाता है, तितरी विनिमय दर कहा जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट यहां से कौन होता है, तो राइट आंसर होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बोल रहा है निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का घटक कौन है, तो वस्तु का आयात है, ठीक है। ये हम लोगों का 2023 में जो एमसीक्यू हुआ था आर्ट्स का वो है। अब 2023 खत्म हो गया, अब हम लोग 2022 में जाते हैं। देखो वीडियो भले थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन थोड़ा सा मैनेज करना, एक बार जी जान लगा करके एग्जाम से पहले इन चीजों को जरूर कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू करना, इसीलिए हम इतना ज्यादा आप लोग को फोर्स कर रहे हैं। तो ये 2023 वाला था, इसको हम लोग कर लिए हैं। और इसका जो भी पीडीएफ है सब पीडीएफ राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दे दिए हैं। अभी तक अगर राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो भाई कर लो, हर चीज वहां आप लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ज्वाइन करना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ चला गया जी। ये उसका सब्जेक्टिव है। आ गए, चलो ये है हम लोगों का 2022 का। ठीक है, और टेंशन नहीं लो, अभी आगे जो है हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। चलो ये हम लोगों का कब का है सर जी? ये हम लोगों का है आपका 2022 वाला। कब का? 2022 वाला। ठीक है, चलो सर जी करते हैं 2022 का। देखो यहाँ जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है 2022। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक ही को करेंगे। ये देखो क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी रिलेटेड टू वेलफेयर, यानी कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? किसने अर्थव्यवस्था को जो है वो कल्याण संबंधी बताया था? तो राइट आंसर होगा इसका मार्शल। ठीक है, मार्शल ने। धन संबंधी परिभाषा यानी कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था, याद रखना, एडम स्मिथ ने। अच्छा, और प्रॉब्लम सेक्रेसिटी यानी कि चुनाव की समस्या है, ये किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा था। याद है, तीनों चीज हम आप लोगों को बता दिए, फिर चाहे एग्जाम में आपको कुछ भी पूछे। ठीक है, 1 नंबर हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहां पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है विच इकोनॉमी हैज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आते हैं? तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिल करके इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमिक सेक्टर बनाता है, यानी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिल करके मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाता है। और भारत का अर्थव्यवस्था भी जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, अगर नहीं देख रहा है तो थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे यहां पे बोल रहा है विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमी। मोस्ट इंपोर्टेंट, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने किया था? यानी अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में किसने बांटा था? तो हम सबको पता है रेगनर फ्रिस ने बांटा था। ठीक है, अच्छा अब आप हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है वो। ठीक है, आगे बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है जी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना है ना। देखो छोड़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे देखो, द रीजन ऑफ विच द साइज ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टूवर्ड द ओरिजिन इज द पॉइंट, यानी कि बोल रहा है क्या कारण है जिसके वजह से उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर अवतल होता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम के कारण। देखो हिंदी में क्या बोल रहा है, उत्पादन संभावना वक्र आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, इसका कारण क्या है? तो कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या बोल रहा है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव नाम है इकोनॉमिक रेंट। एक्चुअल में ये गलत लिखा इकोनॉमिक रेंट, यहां होगा इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत होता है। 6 नंबर पे आते हैं। 6 पे बोल रहा है कंज्यूमर्स बिहेवियर्स इज सिचुएटेड इन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो कंज्यूमर एक पर्सन है, उपभोक्ता एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी उपभोक्ता एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का अध्ययन होगा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में। आगे बोल रहा है हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। सीमांत उपयोगिता की क्या गणना, यानी सीमांत उपयोगिता कैसे निकाली जाती है? तो डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू फॉर्मूला है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है, हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ थ्योरी। हम अभी बताए थे ऑर्डिनल बोला, अगर ऑर्डिनल बोलेगा तो हिक्स एंड एलेन, और अगर कार्डिनल बोलेगा तो मार्शल। ठीक है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने बताया था? क्रमवाचक हिक्स और एलेन, और अगर गणनवाचक बोलेगा तो गणनवाचक होगा मार्शल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र क्या होता है? तो हम सबको पता है, अभी अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे, तो जो उदासीनता वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर क्या होता है? उन्नतोदर होता है। ठीक है, 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्नतोदर होता है, कॉन्केव्स टू द ओरिजिन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है डिमांड ऑफ गुलाब जामुन ड्यू टू लो प्राइस इन रसगुल्ला, यानी अगर बोल रहा है कि अगर रसगुल्ला का दाम घट गया तो गुलाब जामुन का डिमांड भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि गुलाब जामुन रसगुल्ला दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट गुड्स है। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, और एक वस्तु का दाम कम हो जाएगा तो लोग उसी को खरीदेगा जिसका दाम कम हुआ है। और अगर मान लो रसगुल्ला का दाम बढ़ जाता तो गुलाब जामुन का डिमांड बढ़ जाता।
ठीक है। आगे क्या हिंदी में बोल रहा है, रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे का प्रतिस्थापन वस्तु होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 पे देखो क्या बोल रहा है, 11 पे देखो क्या आप लोग को दिख रहा है ना, कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे, और बड़ा करने से दिखेगा, छोटा हो जाएगा बहुत। चलो थोड़ा सा आई होप आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, बजट लाइन, बजट लाइन इंडिकेट्स, बजट लाइन क्या दिखाता है, तो बजट लाइन दिखाता है प्राइस रेशियो को। ठीक है। 11 का आंसर होगा ए। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में देखा रहा है, बजट रेखा क्या इंगित करती है, तो बजट रेखा इंगित करती है मूल्य अनुपात को। ठीक है। 11 का आंसर होगा ए। 12 में आते हैं, 12 पे बोल रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्लूड्स या इंडिकेट्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्लूड्स करता है स्लोप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व को। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करता है, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो क्या इंडिकेट करता है, आपका अधिमान वक्र का ढलान इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे यहां पे बोल रहा है, इफ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर reduce the demand of commodity X, द commodity will be, तो ये किस तरीके का commodity होगा, तो गिफ्ट गुड्स होगा। हम लोगों ने अभी इसको पढ़ा था कि जब कभी भी कोई भी कंज्यूमर, अगर देखो हिंदी में क्या बोल रहा है, पहले हिंदी में समझ लो, यदि किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि से एक वस्तु की मांग कम हो जाती है, तो एक वस्तु क्या होगी, नॉर्मली क्या होता है, अगर हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो हम अच्छा सामान खरीदेंगे, तो पुराना सामान को तो नहीं खरीदेंगे, तो उस समय किसका मांग हम कम कर देंगे, जो गिफ्ट गुड्स होगा उसका मांग हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है आपका, इफ द डिमांड लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल to the price x y axis, what will be the value of price elasticity of demand will be, तो price elasticity of demand क्या होगा, 0। देखो हिंदी में देखो क्या बोल रहा है, हिंदी में समझना, हिंदी पे बोल रहा है यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y अक्ष के समानांतर होती है, यानी y जैसे गया है उसी तरीके से जो है वो प्राइस भी पैरेलल उसके सीधा जा रहा है, तो डिमांड, तो इलास्टिसिटी क्या होगा, 0 होगा। अगर आप इस ग्राफ को अगर यहाँ पे देख सकते हो तो देख लेना। ठीक है। हम थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दे रहे हैं, देखो इस ग्राफ को बोल रहे हैं। ठीक है। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे बोल रहा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक ए पॉइंट वेयर, कंज्यूमर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में कहां आता है, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आता है जहां एमयू बराबर होता है प्राइस का, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उपयोगिता बराबर होता है उसके मूल्य का। फॉर गिफ्ट गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज, यानी कि जो गिफ्ट गुड्स होता है उसके लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि गिफ्ट वस्तुओं के लिए कीमत की लोच क्या होती है, धनात्मक। क्यों धनात्मक, इसलिए होता है भाई क्योंकि गिफ्ट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस घटता है तो डिमांड घट जाता है। ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 पे बोल रहा है, फॉर द टू इंस्ट्रूमेंट्स लेबर के एंड कैपिटल के, लेबर को एल बोला और कैपिटल को के बोला, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, हम अभी समझाए थे प्रोडक्शन फंक्शन किसका बोल रहा है, देखो एल और के का बोल रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन किसका बोल रहा है, एल और के का। ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन है एल और के का, एल और के इज इक्वल टू प्रोडक्शन फंक्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसको याद रख लेना। हाँ, दो साधन के श्रम एल और पूंजी के मान का स्वरूप क्या होता है, तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर, एक मिनट हम गलत तो नहीं ना बता रहे, थोड़ा सा इसको चेक करना, तो हमको लगता है इसका आंसर ए होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए। एक बार इसको गूगल में सर्च कर लेना। तो 18 नंबर पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज या आर फैक्टर या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर का प्रोडक्शन इनमें से सब होता है, उत्पादन के साधन क्या है, तो एक उत्पादन के साधन इनमें से सब होता है। ठीक है। ये तो लेसन 1 का ही क्वेश्चन है। 19 पे बोल रहा है, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन द मार्जिनल प्रोडक्ट, जब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उत्पाद, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद 0 होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे बोल रहा है, एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड, किस स्तर पे जो है प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स को बदला जा सकता है, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन में बदला जा सकता है। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, तो हमारा राइट आंसर होगा आपका दीर्घकालीन में। ठीक है। 20 का राइट आंसर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं 20 के बाद 21 पे देखो क्या बोल रहा है, 21 पे बोल रहा है, ईच पॉइंट ऑफ द आइसोपोड कर्व
refers to the combination of two instruments that the dot dot object of the product। तो 21 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 0 होता है। ठीक है, यानी कि समुत्पाद वक्रों के बीच प्रत्येक दो साधनों का वैसा संयोग को दर्शाता है जो वस्तुओं के क्या होता है भाई, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल रहा है एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन डाइट ए जुडिशियस प्रोडक्ट प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल रेशियो। तो 22 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखो हिंदी में यहाँ पे क्या बोल रहा है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पाद करना चाहेगा, तो सेकेंड लेवल पे वो प्रोडक्शन करना पसंद करेगा। आगे बोल रहा है शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑफ द साइज ऑफ, अल्पकाल औसत लागत वक्र का आकार होता है, यानी अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो वो जो है वो यू आकार का होता है। किसका होता है, यू आकार का होता है। 23 का राइट आंसर 3। 24 पे देखो क्या बोल रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट यानी टीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीबीसी। तो ये बेसिकली हमको फॉर्मूला पूछ रहा है, हम इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फॉर्मूला पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 2 आंसर याद रखना। बोला गया फॉर ए फार्म इक्विलिब्रियम, एक फार्म जो है इक्विलिब्रियम में कब आता है, जब उसका एमआर बराबर होता है उसके एमसी का। फार्म संतुलन में होता है जहां एमआर किसके बराबर होता है, एमसी का। ठीक है, 26 नंबर पे बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट रेज वेन, बोला गया है सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो कब रेज होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट ना, ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है, ब्रेक इवन पॉइंट तब उत्पन्न होता है जब आपका ब्रेक इवन एनालिसिस बराबर होगा, हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जहां टीआर बराबर होता है इसका टीसी का। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। 20 नंबर 7 पे हो रहा है सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड हु सेड दैट। तो हमको पता है ये किसने कहा था, ये कहा था हम लोगों का जे बी से ने। ठीक है, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेता है, ये किसने कहा था, प्रोफेसर जे बी से ने कहा था। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 देखना ठीक से थोड़ा, इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स रेज बाय 40% बट सप्लाई इंक्रीज बाय ओनली 10% देन द सप्लाई ऑफ सच गुड्स विल बी। यानी कि देखो बहुत ज्यादा जो है वो उस गुड्स का प्राइस बढ़ गया लेकिन सप्लाई आप ना के बराबर बढ़ाए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, तो जब आप ना के बराबर बढ़ाएं तो ये कहलाएगा इन इलास्टिक। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका इन इलास्टिक कहलाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर 3। देखो हिंदी में वही चीज बोल रहा है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बेरोजगार। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे बोल रहा है डिमांड इज ए स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन, बोला गया है जब कभी भी किसी भी गुड्स का डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहां से, डिमांड इज हायर देन सप्लाई। इसका मतलब है डिमांड जो है उसके सप्लाई से अधिक है। बोल रहा है कि अधिक की मांग की स्थिति तब होती है जहां पूर्ति की तुलना में वस्तु की मांग क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे बोल रहा है इन विच मार्केट प्रोडक्ट इंडिफरेंस इज फाउंड, किस तरीके के बाजार में जो है वो वस्तु विभेद पाया जाता है, यानी अलग अलग प्रकार की वस्तु पाया जाता है, तो वो हम लोगों का होता है मोनोपोली मार्केट में। ठीक है, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो एकाधिकार बाजार पे। 31 आते हैं, 31 नंबर पे बोल रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स डू ऑल द फार्म प्रोड्यूस इन ए फुल्ली कॉम्पिटेटिव मार्केट। फुल्ली कॉम्पिटेटिव मार्केट में किस तरीके के गुड्स का उत्पादन होता है, तो 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होमोजीनियस। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फार्म किस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पे क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एआर कर्व एंड द एमसी कर्व अंडर मोनोपोली। तो मोनोपोली मार्केट में एआर कर्व और एमसी कर्व क्या होता है, तो सिंपल बात है, जो मोनोपोली मार्केट होता है उस मोनोपोली मार्केट में आपका जो एआर है वो एमआर से बड़ा होता है। अभी हम इसको ड्राइंग से नीचे दिखाएंगे। ठीक है, देखो बोल रहा गया है कि एकाधिकार के अंतर्गत एआर वक्र और एमआर वक्र का संबंध क्या होता है, तो एआर जो होता है वो एमआर से बड़ा होता है। देखो कुछ इस तरीके से इसका जो है ये कर्व आपका बनता है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनता है कर्व इसका।
इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हम लोगों का होता है AR, ये हम लोग का क्या होता है AR, और ये होता है हम लोगों का MR। तो जो हम लोगों का AR जो है वो बड़ा होता है किससे, MR से। ठीक है, यही चीज को यहाँ पे बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 पे बोल रहा है इन विच टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज देयर वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ एन आर्टिकल। एक और सिर्फ एक ही उस वस्तु का जो है वो विक्रेता होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली मार्केट यानी एकाधिकार बाजार। बोला गया है किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक ही उत्पादक होता है, तो वह एकाधिकारी होता है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 34 पे व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इनटेक रिसीव्ड बाय ए सेलर फ्रॉम द सेल ऑफ 50 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल ऑफ ₹6 पर यूनिट। सिंपल बात है भाई, 50 पीस कोई सामान बेच रहा है और एक पीस का दाम है 6 रुपया, तो 50 पीस का दाम कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 50 इंटू 6 यानी 6 पचे 30 यानी कि 300 रुपया। ठीक है, नॉर्मल। देखो हिंदी में वही चीज क्वेश्चन पे यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक विक्रेता को 6 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु के 50 इकाई की बिक्री पर कुल आगम कितना मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो 35 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। बोल रहा है MR इज सो एज, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या दिखाता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू दिखाता है डेल्टा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। ठीक है, यानी कि MR क्या प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 37 पे बोल रहा है डिमांड कर्व इज ए फॉर्म इट परफेक्टली इलास्टिसिटी अंडर, यानी किस तरीके के बाजार का मांग जो है वो पूरी तरीके से परिवर्तनशील होता है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे बोल रहा है एक फॉर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार है, पूरा तरह से लोचदार है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, और किसमें बेलोचदार है यानी इन इलास्टिसिटी है, तो वो होता है हम लोगों का आपका एकाधिकार बाजार में। ठीक है, आगे 38 नंबर पे वस्तु प्राइस ऑफ ए गुड्स इन द मार्केट इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट ऑफ वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 38, उस साल जो है इस तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा था, कुछ नहीं बोल रहा है आपको, नॉर्मल क्वेश्चन बोला था कि 5 यूनिट तक का जो है वो टोटल प्रोडक्ट आपको निकालना है। ये 5 यूनिट यहाँ है, उन सब का टोटल प्रोडक्ट निकालना है, तो ये नीचे जो भी चीज दिया है इन सबको आप जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, यानी 12 + 10 + 8 + 6 + 4, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल पूछा था उस साल। मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, बोला गया है मार्केट प्राइस कहां पाया जाता है, तो शॉर्ट पीरियड मार्केट में पाया जाता है। बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार पे। तो लो भाई 2022 का भी हम लोगों का खत्म हो गया, 2022 का आर्ट्स वाला नहीं मिला, इसलिए आर्ट्स वाला हम आप लोगों को नहीं करवा रहे क्योंकि वो नहीं मिला। अब 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, अब 2022 और 19 का लास्ट है, अब समय नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि 2022 यानी कि लॉकडाउन लगने से पहले, लॉकडाउन लगने के बाद ही जो है आप लोगों को जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल सभी सब्जेक्ट में एमसीक्यू ज्यादा पूछने लगा। लॉकडाउन से पहले इतना ज्यादा एमसीक्यू थोड़ी पूछता था, तो 2022 और उससे पहले जितने भी एग्जाम होते थे उसमें कम कम एमसीक्यू पूछता था। तो ये हम 2020 का आप लोगों का इकोनॉमिक्स का आपको क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं कि ये कैसा है। तो देखो इस तरीके से जो है वो पार्ट ए से यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र से 5 एमसीक्यू पूछता था। ठीक, इसके बाद नीचे देखो ये है आपका समष्टि अर्थशास्त्र सेक्शन बी करके, समष्टि अर्थशास्त्र से भी आपको जो है यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी 5 क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, 19 20 के बाद 20 के बाद देखो 19 में भी ऐसे ही था सेम, 5 आपका पार्ट ए से एमसीक्यू पूछा था यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से 5 एमसीक्यू, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था देखो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी 5 एमसीक्यू। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सबसे पहले 2020 का जो है हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। थोड़ा सा भाई मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा छोटा है, बड़ा करेंगे तो पूरा का पूरा हट जाएगा। हम बोल दे रहे, मैनेज करते जाना। ठीक है, देखो क्या बोल रहा था पहला क्वेश्चन में, ये 2020 का है। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, यानी कि बोल रहा है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमी, तो हमको पता है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसका वैकल्पिक नाम है इकोनॉमिक कॉस्ट, आगे यानी कि आपका आर्थिक लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है, मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, तो ये अल्पकालीन बाजार के रूप में यानी शॉर्ट पीरियड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है
फार्म के संतुलन की प्रथम शर्त है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ फार्म्स इक्विलिब्रियम, तो हम लोग अभी पढ़े थे, जहां एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू का, जहां सीमांत आगम बराबर होगा उसका सीमांत आय का। अब देखो एक और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे, इसका आंसर होगा 12। ठीक है, ये था पार्ट ए का। और 2019 में ही देखो पार्ट बी में क्या क्वेश्चन पूछा था, यानी क्वेश्चन नंबर 17, ये पार्ट बी का यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। द्वितीय क्षेत्रक में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि विनियोग। देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा था आपका, क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा गया है, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जे.एम. किन्स है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में एक फॉर्मूला पूछा है, एपीसी प्लस एपीएस, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है, नॉर्मल इसको याद रखोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड, तो एक गवर्नमेंट को इनमें से सभी के द्वारा जो है वो टैक्स मिलता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, आयकर, निर्गम कर, सीमा शुल्क, सबसे जो है वो टैक्स मिलता है। लास्ट क्वेश्चन 2020 का, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय, तो 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर या फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जारी करता है। तो ये 2020 का एमसीक्यू हो गया। अब लास्ट 2019 का एमसीक्यू भी करते हैं। ये देखो 2019 का एमसीक्यू, और देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो हम सबको पता है शून्य होता है। व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 पे बोल रहा है निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करता है। एक्चुअल में इसका ड्राइंग एक बना था, जो ड्राइंग नहीं दिया है इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड दिस, साइंस, इकोनॉमी इज ए साइंस, वेल्थ ऑफ साइंस, तो वेल्थ ऑफ साइंस का डेफिनेशन किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 पे क्या बोल रहा है, वह वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है क्या कहलाता है, द कर्व विच शो इकोनॉमी प्रॉब्लम इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी उत्पादन संभावना वक्र। लास्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है, इन विच मार्केट एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ये पार्ट ए का क्वेश्चन था। अब आते हैं पार्ट बी का क्वेश्चन और खत्म हो जाएगा हम लोगों का सारा एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय प्रवाह में शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, तो यहां से सभी चीज जो है वो शामिल होता है। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, तो इनमें से सब काम वो करता है। पिछले बार जो क्वेश्चंस पढ़े थे वही क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर में शामिल है, विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स में यहां से क्या शामिल है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क शामिल है। बाकी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब मेरा डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे बोला जा रहा है, भुगतान संतुलन के अंतर्गत दृश्य मदों में निम्नलिखित में सम्मिलित किया जाता है, विच ऑफ द वेरिएबल which of the इनविजिबल आइटम और बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड, तो यहां से सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है। बैंकिंग हो गया, शिपिंग, जहाजरानी, कम्युनिकेशन, संचार, सब। लास्ट क्वेश्चन और हम लोगों का खत्म। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, तो इनमें से सभी मुद्रा का प्राइमरी फंक्शन में जो है इनमें से सभी चीजों को जो है वो सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, हो गया भाई, हम लोगों का कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने 2023 का एमसीक्यू कर लिया, 2022 का एमसीक्यू कर लिया, 2019 का 2020 का एमसीक्यू और 2019 का। इसके अलावे ये तो आपको करना ही करना है, कर लेना आज रात भर में, कल एग्जाम में जाने से पहले देख लेना। इसके अलावे आप जो भी चीज पढ़े हैं, जो भी चीज आप पढ़े हैं, आप चाहे तो चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू करे हैं तो भी ठीक, कोई गेस्ट पेपर पढ़े हैं तो भी ठीक, और मॉडल पेपर को भी थोड़ा कर लेना। अगर आप इतने सारे चीज को कर लेते हैं और आप बुक से थोड़ा बहुत पढ़े हैं, मॉडल पेपर करे हैं, तो 30 का 30 एमसीक्यू आपका एग्जाम में लड़ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। हाँ, कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गलत बता दिए हैं तो प्लीज आप उस क्वेश्चन का आंसर हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। हम जो है
आपके सवाल को पिन कर देंगे, ताकि कोई स्टूडेंट जो है वो गलत सवाल जानने से अच्छा है कि वो अच्छा सवाल का जवाब जान ले। जल्दी जल्दी में हो सकता है कोई क्वेश्चन बताने में शायद हम कोई क्वेश्चन अगर गलत बता दिए होंगे तो आप हमको जो है वो कमेंट करके जरूर बता दोगे, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत और परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लोगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।